एवरीवन, वेलकम बैक टू जज अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज जो हम लोग बेसिक से अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे इतिहास का सिलेबस रहेगा और जो अभी आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं रेलवे ग्रुप डी की, हम लोग बेसिक से तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास में हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग अदर सब्जेक्ट में देखेंगे। तो इतिहास में जो आपका पहला चैप्टर होगा, आपने देखा होगा, उसमें आपका पाषाण काल से प्रारंभ होता है। लेकिन पाषाण काल को पढ़ने से पहले हमें थोड़े इतिहास को देखना है कि इतिहास हमारा कितने भागों में बटा हुआ है और जो आपका पाषाण काल आता है ये किस काल के अंतर्गत आएगा। तो इतिहास को सबसे पहले हम लोग काल खंडों के अनुसार कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहले भाग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहाँ तक सभी को कंफर्म हुआ। इतिहास को जब हम काल खंडों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य, तीसरा ऐतिहासिक। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो आपका पहला चैप्टर दिया गया है, कौन सा? पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल, जो कि इतिहास का पहला टॉपिक है आप सभी का, जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अब जो आपका पाषाण काल आएगा ये किसके अंतर्गत आएगा? तो पाषाण काल जो आपका आता है ये आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। लेकिन अगर हम लोग पाषाण काल की बात करते हैं तो इसको भी 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे इतिहास के 3 काल खंड बटे गए हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमारा ऐतिहासिक काल का पार्ट रहता है पाषाण काल। यानी पाषाण मतलब होता है पत्थरों का काल, मतलब समय। जो समय हमारे इतिहास में पत्थरों का समय रहा है वह समय हम लोगों ने क्या नाम दिया? उसको पाषाण काल नाम दिया है। अब चलिए जानते हैं कि पाषाण काल जो आपका है ये कितने भागों में बटा हुआ है। तो ये भी आपका 3 भागों में बटा हुआ है, ध्यान रखना। सभी ने पढ़ा होगा। सबसे पहला क्या है आपका? पुरा पाषाण काल। उसके बाद आपका आता है मध्य पाषाण काल। उसके बाद आपका आता है नव पाषाण काल। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सभी को कंफर्म एकदम रिवीजन हो गया होगा। हालांकि हम लोग चैप्टर सभी पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर हमारे ऐसे होते हैं अगर उनका बार बार रिवीजन ना किया जाए तो वो पॉइंट हम लोग भूलने लगते हैं। तो यही हमारा था। पाषाण काल 3 भागों में बटा हुआ है। पहला पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण। यानी 3 भाग जो है, पुरा पाषाण मतलब पुराना पत्थरों का काल, मध्य पाषाण मतलब बीच का जो पत्थरों का काल रहा, और लास्ट नव पाषाण काल यानी जो नया पत्थरों का काल रहा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग आज सिर्फ एक ही टाइप कंप्लीट करेंगे ताकि हम लोग जो भी टाइप कंप्लीट करें हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग पुरा पाषाण काल की तरफ चलेंगे कि जो आपका पुरा पाषाण काल था इसकी खोज किसने की थी, या फिर इस काल में कौन सी चीजें खोजी गई थी। तो सबसे पहले ये 2 पॉइंट हम लोग हटा देते हैं। सबसे पहला है पाषाण काल में हमारा पुरा पाषाण काल। चलिए आइए, पुरा पाषाण काल जो था इसका जो सबसे पहले अध्ययन किया था, पहला पॉइंट आपका बनता है पुरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? सबसे पहले अध्ययन किसने किया? अध्ययन, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जो पुरा पाषाण काल था इस काल के बारे में सबसे पहले हमें किसने बताया या किसने जानकारी दी इतिहास में। चलिए तो देखिए, सबसे पहले इसका अध्ययन किया था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। वो व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट
ब्रुश फ्रूट, रॉबर्ट ब्रुश फुट इनका पूरा नाम है, नाम अच्छे से देख लेंगे। रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट इनका नाम है, जिन्होंने क्या किया था, पूरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किया, या फिर उन्हीं को श्रेय जाता है कि पूरा पाषाण काल की खोज सबसे पहले किसने की, तो रॉबर्ट ब्रुश फुट ने की थी। अच्छा, इन्होंने जब सबसे पहले इस काल की खोज की या फिर इसका सबसे पहले अध्ययन किया, खोज में इन्होंने सबसे पहले ऐसी कौन सी वस्तु को खोजा था, क्वेश्चन ये भी आता है। तो आपने नाम सुना होगा एक आपकी हैंड एक्स, हैंड एक्स, हैंड एक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। क्वेश्चन आता है कि पूरा पाषाण में सबसे पहले खोजी गई धातु या फिर हथियार या औजार कौन सा था, तो पाषाण काल में सबसे पहला था पूरा पाषाण काल। इसमें जो सबसे पहला हथियार या औजार खोजा गया था वो आपका हैंड एक्स था, जिसे हम लोग हिंदी में कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखना, इन्होंने जो कुल्हाड़ी की खोज की थी वो किस स्थान से की थी और कब की थी, तो 1863 में, 1863 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने हैंड एक्स की खोज की थी। किस स्थान से की थी, तो इन्होंने तमिलनाडु से, पल्लवरम नामक एक स्थान है, तमिलनाडु जो भारत का राज्य है, इसमें एक स्थान का नाम है पल्लवरम, ये स्थान का नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि जो इतिहास में सबसे पहले औजार या हथियार खोजा गया था हैंड एक्स, उसकी खोज किस स्थान से की गई थी, तो तमिलनाडु राज्य में स्थान है पल्लवरम, इससे खोज की गई थी। कब की गई थी, तो 1863 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि जो आपका ये पूरा पाषाण काल रहा है, ऊपर हम लोग कुछ थोड़ा साफ कर देते हैं, इसके बारे में और चीजें देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो पूरा पाषाण काल था ये किस प्रकार का काल था, तो ये पत्थरों का काल था। पूरा पाषाण काल नाम भी हमने इसीलिए दिया है क्योंकि ये पूरा पत्थरों का युग रहा है। तो इसमें अगला पॉइंट आपका बनता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। चलिए यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले पूरा पाषाण काल की जो अध्ययन था किसने किया, तो रॉबर्ट ब्रुश फ्रूट ने किया। सबसे पहले किस हथियार को खोजा, तो कौन सा हथियार था, हैंड एक्स, जिसे हम लोग कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं। किस स्थान से खोजा, तमिलनाडु के पल्लवरम से खोजा था। ठीक है, कब खोजा, 1863 ईस्वी में। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले पत्थर का प्रयोग कब हुआ था, तो आपका पूरा पाषाण काल में हुआ। ध्यान रखना, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है पूरा पाषाण काल, क्योंकि ये पत्थरों का काल था। अच्छा, ये पूरी जो कहानी चल रही है यहाँ पे कोई ना कोई मानव भी होगा, तो मानव का जो सबसे प्राचीनतम रूप था आदि मानव, सारे क्रियाकलाप उन्हीं के दिखाए जाएंगे अभी यहाँ पे। तो उनके जो क्रियाकलाप होंगे वो सारे आपके पूरा पाषाण काल में होंगे, तब व्यक्ति आदि मानव के रूप में था। चलिए, पत्थरों का प्रयोग हुआ, आप सभी को पता। अच्छा, पत्थरों का प्रयोग ये किस किस के लिए करते थे, तो ध्यान रहे आपको, पत्थर इसमें दो टाइप के होते थे। एक तो इस प्रकार का पत्थर बड़ा होता था, एक इस प्रकार का नुकीला पत्थर हुआ। जो साक्ष्य मिले थे हम लोगों को उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, तो पत्थर इस प्रकार के थे। अच्छा, क्या हुआ, एक बार आप सभी को पता है कि इसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ कब से शुरू हुआ है, ये चीज देख लीजिए। एक बार पूरी आदि मानव जो प्रजाति थी ये किसी जंगल में थी, इन्हें जो फल मिलता था, जो भी मिलता था वो चीजें खा लेते थे। ये घास मान लो जो मिलती थी वो भी खा लेते थे। एक बार क्या हुआ कि कुछ जानवर थे, जंगली जानवर, इन जो आदि मानव था इन पे जंगली जानवरों ने आक्रमण कर दिया। सारा आदिवासियों का झुंड था और दो चार जंगली जानवरों ने क्या किया, इन पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण से बचने के लिए आदि मानव ने, जहां आदि मानव खड़े थे वहां पे पत्थरों के टुकड़े पड़े थे, कुछ छोटे टुकड़े और कुछ बड़े टुकड़े।
तो जो टुकड़े पड़े हुए थे, टुकड़ों में उस आदि मानव ने अपने बचाव के लिए, जब उसके थोड़ा दिमाग विकसित हुआ, उसने सोचा कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कैसे करके हम इन जानवरों का सामना करें। तो उसने क्या किया, जो पास में पत्थर पड़े हुए थे उन पत्थरों को उठाया और जो जानवर उन पे हमला कर रहे थे उनको मारने का प्रयास किया। उसमें से कुछ आदिमानव ऐसे थे जिन्होंने इस टाइप के पत्थर उठाए, कुछ आदिमानव ऐसे थे जिन्होंने इस टाइप के पत्थर उठाए। अच्छा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि ज्यादा बड़ा पत्थर होगा तो वो पत्थर फेंकने में भी हमें परेशानी होती है और संभवतः उससे चोट लग जाएगी, लेकिन शिकार नहीं हो पाएगा। तो जिस आदिमानव के हाथ में ये नुकीला पत्थर आया, जिसने उस जानवर को फेंक के मारा, वो जानवर वहां तुरंत ही मर गया। अब जब जानवर वहां मर गया, आदिमानव को कुछ खाने को था नहीं, पेड़ पौधे फल भी नहीं मिले, जो भी खा रहे थे वो चीज़ नहीं मिली, तो उन्होंने सबसे पहले जानवरों का मांस खाया कि क्यों ना इसे खा के देखें, अगर अच्छा लगेगा तो हमारा भोजन ही हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले कच्चा मांस खाना शुरू किया। यहाँ तक कि उन्होंने औजारों को, जब अपना पत्थरों का प्रयोग किस लिए किया था, औजार बनाने के लिए किया था। मानव को उस दिन ये समझ में आया कि जितना छोटा या नुकीला पत्थर हम प्रयोग करेंगे, शिकार उतनी जल्दी होगा। चलिए, एक चीज और हमारे दिमाग में आती है, पत्थरों का प्रयोग वो एक चीज के लिए करते थे, शिकार को करने के लिए, अपना हथियार बनाते थे। आगे बात करते हैं, जो आदि मानव का एक और पॉइंट आता है कि जो आपका पूरा पाषाण काल था, इसमें आदि मानव कैसा था, खाना बदोश होता था। और दूसरा था इसमें, वो अस्थिर था। कैसा था, अस्थिर था। अस्थिर का मतलब होता है कि उनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं था जहां पर वो लोग एक निश्चित रूप से रह सकें, अपना घर बना के या अपना निवास स्थान बना के। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उनको पता था कि जिस स्थान पर रहते थे वहां जानवरों का शिकार करते थे, जब तक उनको खाना मिलता था या उनका भरण पोषण होता था तभी तक उस स्थान पर रुकते थे, अन्यथा दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो यही था कि उनका स्थान स्थिर इसलिए नहीं था जहाँ पे उनको खाने का सामान मिलेगा, खाने का मान लो तत्व मिलेंगे, पोषण तत्व, उसी जगह पे वो रहेंगे, तो इसलिए वो अस्थिर थे। एक पॉइंट और आता है कि उनको शिकार का ज्ञान तो था, लेकिन कैसा था, अल्प ज्ञान था। शिकार का उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसलिए वो इस युग में कैसा खाते थे, अभी तक तो उन्होंने कैसा मांस प्रयोग किया था, कच्चा मांस प्रयोग किया। पूरा पाषाण काल में शुरू में जो आदिमानव था पत्थर का प्रयोग करता था, खाना बदोश था, अस्थिर निवास स्थान था और कच्चा मांस का प्रयोग करता था खाने के रूप में। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इसमें पत्थर से एक बार क्या हुआ, ये लोग पत्थर से क्या कर रहे थे, पत्थरों से ही, जैसे हमें अगर पत्थर नुकीला बनाना है तो वो क्या करते थे, बड़े पत्थर से छोटे पत्थर पर प्रहार करते थे। अच्छा, आपने नाम सुना होगा कि आग का आविष्कार भी कहाँ हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार इसमें क्या हुआ था कि जो आदि मानव थे वो अपना हथियार तैयार कर रहे थे शिकार करने के लिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर दो बड़े पत्थर हम लोग हाथ में लें और एक को हम लोग हथियार बनाने की कोशिश करें और दूसरे से उसमें मारें, जब पत्थर से पत्थर टकराएगा तो उससे चिंगारी उत्पन्न होगी। शुरू में हमें आग की मान लो तुरंत खोज नहीं हुई थी। पहले इंसान ने क्या देखा कि पत्थर से पत्थर बना रहा है, पत्थर टकरा रहे हैं, वो पत्थरों के औजार बना रहे हैं, लेकिन पत्थरों से क्या हो रहा है, चिंगारी निकल रही है। लेकिन जब पहली बार चिंगारी तेज निकली तो क्या हुआ, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये क्या चीज है। जैसे उन्होंने उस चिंगारी को देखा वो तुरंत डर गए और डर के उन्होंने उस चीज को वहीं पे छोड़ दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे चिंगारी का तो आविष्कार यहीं पे इन लोगों ने कर दिया था, उसके बाद आग का आविष्कार कैसे हुआ। एक बड़ा सा पर्वत था जंगलों के पास में, जो बड़े से पर्वत पे काफी सारे पत्थर पड़े हुए थे। एक बार हलचल हुई पर्वत में, तेजी से या तूफान आया जिसके कारण वो पत्थर नीचे आने लगे। पास में ही जंगल था और पत्थर के आने से पत्थर ऊपर से टकराते हुए नीचे आए और टकराने से उनमें चिंगारी उत्पन्न हुई और वो पत्थर जंगल में आ गिरे, वहीं पे आकर टकराए जिससे जंगल में आग लग गई। चिंगारी उत्पन्न हुई और जंगल में भयानक आग लगी। जंगल में आग लगने से क्या हुआ, वहीं से आग का आविष्कार हो गया, ध्यान रखना।
चिनगारी से ये लोग बहुत पहले परिचित थे, क्योंकि जब ये तुरंत पत्थर का औजार बनाया था तो पत्थर से ही औजार बनाया, पत्थर का औजार बनाएंगे, दो पत्थर टकराएंगे उनसे चिनगारी उत्पन्न होगी। चिनगारी का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, लेकिन उसके बारे में उन्हें ज्ञात नहीं था। उसके बाद आग का आविष्कार हुआ, जब पत्थर से पत्थर टकराए, जंगल में एक बार भीषण आग लग गई और काफी ज्यादा जानवर जल के मर गए। यहाँ पर आदिमानव ने क्या किया, जंगल में जब आग लग गई तो आदिमानव, वो तो इतनी तो सोच अच्छी मान लो थी उन व्यक्तियों में कि अगर हमारी जान जा रही तो अपने बचाव के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते थे। सारे आदिमानव प्रजाति जो वहां रहती थी भाग गई। बाद में जब वापस आए, लौट के देखा काफी सारे जानवर इसमें जल चुके थे, भुन चुके थे। जब उन्होंने क्या किया कि हम लोग कच्चा मांस तो खाते हैं, एक बार इस मांस को भी खा के देखें किस प्रकार का लगेगा, हमें प्रयोग कैसा लगेगा। उन्होंने उस भुने हुए मांस को खाया तो कच्चे मांस की अपेक्षा वो मांस अच्छा लगा। जब वो मांस अच्छा लगा तो फिर इन लोगों का एक और नियम बन गया, ये लोग शिकार करते थे, शिकार जब इनका हो जाता था तो शिकार को भून के खाने लगे। विशेष पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन हमारे आते हैं कि आग का आविष्कार, सबसे पहला पॉइंट, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। खाना बदोश प्रजाति किस काल में रही? तो पुरापाषाण काल में। उसके बाद आदिवासियों का निवास अस्थिर कब था? पुरापाषाण काल में था। ठीक है, कच्चा मांस प्रयोग करते थे, पत्थरों के औजार प्रयोग करते थे। कुल्हाड़ी का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? तमिलनाडु के पल्लवरम में ये पहले बार कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन और आता है। अच्छा, यहाँ पे आग का जो आविष्कार मिला या आग की खोज का सबसे पहले प्रमाण मिला, ये सारी चीजें किसी ने देखी नहीं थी। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इन चीजों का पता लगाया गया था। यहाँ तक इतना आप सभी ने, कार्बन डेटिंग पद्धति हमारी वैज्ञानिक पद्धति है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। चलिए, अब सबसे पहले आग का तो आविष्कार हुआ, लेकिन आग के बारे में हम लोगों को किस प्रकार से पता चला, हमें साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो ध्यान रखना, आग का प्रमाण हमें कहाँ से मिला था? चीन में एक गुफा थी। चीन में क्या था? एक गुफा थी। उस गुफा का नाम क्या है जान लीजिए। गुफा का नाम है चाओजू गोजियन। चाओजू गोजियन, चाओजू गोजियन, ये उस गुफा का नाम है। सबसे पहले आग के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे? तो चीन में एक गुफा थी, उस गुफा का नाम था चाओजू गोजियन। सबसे पहले आग के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले थे। आग की खोज किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में हुई थी। 2 पॉइंट विशेष याद रखना। अच्छा, आपने एक नाम और सुना होगा, इसमें चित्रकारी भी प्रारंभ हो गई थी। क्या शुरू हुआ था? चित्रकारी। आपने देखा हुआ चित्रकारी जो होती थी वो पत्थरों पे होती थी, है ना? कहाँ होती थी? चित्रकारी जो करते थे वो आदिमानव थे, वो पत्थरों पे। अच्छा, चित्रकारी करने का विचार कहाँ से इनको आया और चित्रकारी किस चीज की करते थे? तो चित्रकारी ये लोग करते थे, किसी पशु को देखा उसका अंकन कर दिया कि हिरन इस प्रकार का होता है, और भी चीजें बना दी, पक्षियों का चित्र अंकित कर दिया। तो इसी प्रकार से चित्रकारी जो प्रारंभ हुई थी पुरापाषाण काल में ही प्रारंभ हुई थी। अच्छा, चित्रकारी के साक्ष्य में आप लोगों ने देखा होगा, आपने सुना है भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा सबसे प्राचीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ध्यान रखना। एमपी के रायसेन जिले में वर्तमान में भीमबेटका की गुफाएं हैं। इनसे पहले सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य यहीं से हमें प्राप्त हुए थे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो नाम ध्यान रखना, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ये क्या थे? इन्होंने भीमबेटका की जो गुफाएं थी सबसे पहले खोज की थी। खोज कब की थी? तो ध्यान रखना, ये खोज हुई थी 1957 से लेकर 58। 1957 से लेकर 58 के बीच में सबसे पहले भीमबेटका की खोज की थी। किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में हैं? तो रायसेन जिले में।
किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बनता है कि सबसे पहले चित्रकारी के साथ या फिर चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, भीमबेटका से मिलते हैं। भीमबेटका की खोज किसने की थी, तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। तो ये था आपका पूरा पाषाण काल। इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, और हो सकता है उसी में हम लोग नव पाषाण काल भी अपना कंप्लीट कर ले, क्योंकि जो आपका पूरा पाषाण काल था ये विशेष पॉइंट थे इसमें जो आपको बताने में थोड़ी डिटेल करनी पड़ी। चलिए हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।